राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में पिछले दिनों हमने फ़िल्मों से जुड़े हुए जो कन्वेंशनल पेशे हैं और इसके अलावा जो पर्दे पर दिखाई देने वाले लोग हैं और जाने माने लोग हैं, उनके अलावा अनकन्वेंशनल पेशों से जुड़े हुए लोगों से आपको मिलवाने की एक शुरुआत की है, वो सिलसिला शुरू किया है। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको मिलवाते हैं एक और कास्टिंग डायरेक्टर जोगी से। फिल्मों के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर जोगी का जन्म दिल्ली में हुआ और यहीं उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई। सिनेमा की दुनिया में अपना खास मकाम बनाने वाले जोगी बचपन से ही गायन और नाटकों में सक्रिय रहे। वो तेरी दीद गरीबां दा हजवे ओ कदे आवे माही। जोगी को जन नाट्य मंच की रंगकर्मी सफदर हाशमी ने बहुत प्रभावित किया। गाने के शौकीन जोगी को गायन की जगह कास्टिंग हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती रही है। टीवी धारावाहिक भंवर में पहली बार कास्टिंग सहायक के तौर पर काम करने वाले जोगी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जोगी की कास्ट की हुई फिल्मों में मातृभूमि, समय, दिल्ली 6, इश्किया, उड़ान, अग्निपथ, विकी डोनर, मद्रास कैफे, NH10 और पीकू जैसी फिल्में शामिल हैं। युवा अभिनेताओं को फिल्मों में मौका देने को लेकर जोगी सदा मददगार रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जोगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जोगी जी, आपके एक पुराने दोस्त यशपाल शर्मा जी ये कहते हैं कि जब शुरू के दिन थे तो आप और वो बैठकर अपने गाढ़े दिनों में काफ़ी उन दिनों को हराने के लिए कुछ अपने अंदर से गाने और इस तरह के मोमेंट्स तलाशते थे जिससे उन दिनों के भारीपन को हल्का किया जा सके। वो दिन कैसे थे और आप कहाँ से मुंबई आए थे, क्या करने आए थे और आखिरकार आप कास्टिंग डायरेक्टर बन गए? इस सफ़र को एक थोड़ा स्केची ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत तो नाटकों से ही हुई। दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ और स्कूल तक तो गाना बजाना ही था। मैं गाया करता था, मुझे बहुत शौक़ था गाने का। तो जिस वक्त कॉलेज में आए तो पहले साल सेकेंड ईयर में फिर नाटक जीवन में आया और नाटकों के साथ साथ फिर कॉलेज के लेवल पे जिस तरह से होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह जाके शूट्स करने लगे और गाना बजाना भी उसके साथ साथ चलता रहा। थोड़े नाटकों का म्यूज़िक करते रहे। फिर किसी एक घटनाक्रम में एक ग्रुप था जो हमारे यहाँ परफॉर्म करने आया। हमारा जो सबरंग, मैं देशबंधु से हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो जननाट्य मंच, मेरा ख्याल वो 87 या 86-87 का साल रहा होगा, ठीक से याद है नहीं उतना है। तो सफदर हाशमी का ग्रुप था वो और मौलेश्वरी हाशमी, ये सब लोग आए और वो जब नाटक देखा, वो समरथ को नहीं दोष गोसाई, बोरे वाला नाटक था महंगाई के ऊपर। हम सब लोग क्योंकि नाटकों से जुड़े हुए थे, कॉलेज लेवल पे करते थे, तो जब उनसे मिले सो उनकी जो शख्सियत से उनसे बड़ा प्रभावित हुआ मैं। और फिर उनको बताया कि मैं जब चाय वाय पी रहे थे ना, उनका शो ख़त्म होने के दौरान, तो फिर कि मैं गा लेता हूँ और बजा भी लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो उन्होंने, अरे वाह, हमें तो तुम जैसे मतलब लड़के की मतलब ज़रूरत थी, तो आओ रिहर्सल पे आओ। तो इस तरह से नाटक जो है वो, और साथ साथ में फिल्में भी चल रही थी। फिर पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर जब भी फिल्में देखते थे तो चूँकि बाहर का सिनेमा अच्छा लगता था तो अंग्रेज़ी फिल्में बहुतायत में देखते थे। मतलब चाणक्य सिनेमा या वसंत विहार में प्रिया सिनेमा है दिल्ली में। तो कास्टिंग डायरेक्टर ये बड़ा मुझे पता नहीं क्यों बहुत फैसिनेट मुझे करता था और मैं उसके बारे में जानना शुरू किया। तो उन्हीं दिनों हमने अपने कॉलेज में एक्ट 1 जो है वो ग्रुप हम लोगों ने बनाया था। तो फिर जो हमारे सीनियर्स थे उनसे पता चला भी कास्टिंग ये होती है। फिर घर गृहस्थी, उसके बाद वो दौर सब चीज़ों का
फिर आप मुंबई, संघर्ष का दौर था तो मुंबई आ गए। हमसे पहले कुछ और दोस्त भी आ गए थे, मनोज वाजपेयी वगैरह सब लोग आ चुके थे। फिर 96 या 97 का दौर था, थोड़ा चलो चलते आते हैं जाते हैं। यहाँ आके उससे पहले टीवी 18 में बहुत एक्टिंग करने का मौका मिला, तो वहाँ कास्टिंग का एक थोड़ा सा वो था। मैंने बोला एक प्रोग्राम था भंवर जो सोनी पे आया करता था, उसमें थोड़ा बहुत दखल कास्टिंग के लेवल पे मेरा शुरू हुआ। वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, तो वो एक ऐसा गड़ गया अंदर के, मुझे बहुत मज़ा आने लगा उस चीज़ों को तलाशने में, लोगों को ढूंढने में। फिर जब यहाँ आए तो एक शो मिला अग्निचक्र, वही सेम टीम थी हमारी भंवर की। तो यहाँ फिर मैंने कहा कि नहीं, ये कास्टिंग मैं ही करूँगा। तब लोगों को समझ में नहीं आता था कास्टिंग क्या, क्योंकि डायरेक्टर के जो असिस्टेंट हैं उन्होंने अपने जो जानने वाले, जिनको जहाँ तक उनकी पहुँच थी भी, अच्छा है तो उसको बुला लो, वो सब करके। तो ऐसे जो है वो सफ़र फिर शुरू हुआ और वो आज तक बदस्तूर जारी है। और कोशिश रही कि जो डिज़र्व करता है, मेरी अपने ज़िंदगी में इतने 18-20 साल का जो सफ़र है, नहीं कि जो डिज़र्व करता है और उसको वो उसका मकाम मिलना चाहिए, वो सही जगह पे जाना चाहिए, वो मैंने एक थोड़ी सी ज़रूर कोशिश की है अपनी तरफ से कि नहीं, जो वाकई जो एक्टर है या एक्ट्रेस हैं जो डिज़र्व करते हैं वो अपनी जगह तक पहुँचे। फिर रही जहाँ तक यशपाल की बात, तो वो थिएटर के दिनों से दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती आज भी है। काम सबका अपने अपनी जगह है, मुंबई में आपको जानते हैं, तो जितना भी वक्त मिलता है मिल पाते हैं। लेकिन उन दिनों काम को लेके कौन सा अच्छा काम है, कौन सा अच्छा काम करें, और जब भी खाली वक्त मिलता था तो बैठते थे और खूब बातें छनती थी, खाना वाना बनता था और गाना बजाना होता था। अभी भी कभी कभी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि गाने का आपको शौक़ था, जी। और दूसरी तरफ एक वो सिलसिला शुरू हुआ कि जब आपने फिल्में देखते हुए कास्टिंग डायरेक्टर नाम की चीज़ को थोड़ा आकर्षक पाया, जी। और आखिरकार आप उधर की तरफ झुकते चले गए। लेकिन एक चीज़ तो उधर से हाथ से चली गई, वो थी गाना। यानी गाने को अगर आपने अपना प्राइमरी बिजनेस बनाया होता तो शायद, जैसे कि पर्दे के पीछे आपको जानने के लिए लोग कम कोशिश करते हैं, गाते हुए आदमी की शोहरत कुछ ज़्यादा होती है। तो जब आप इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, या ये जो प्रोफेशन में आया ट्विस्ट है, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे मतलब उतना ज़्यादा उसका कुछ दुख है नहीं या पछतावा नहीं है कि मेरा गाना वो मैं मज़े के लिए बहुत बहुत मज़े के लिए गाता था, फिर लोगों को पसंद आने लगा। तो उस हिसाब से कभी मैंने उस तरह से उसको सोचा भी नहीं था कि मैं इसको एक प्रोफेशन के इसको अपना एक बनाऊंगा। लेकिन कास्टिंग मेरा सोचा समझा था, इसलिए मैं आज भी, मुझे कोई उसका कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है कि हाय मैं बहुत अच्छा एक्टर था। अपने दिनों में जितना काम करता था, बहुत लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, सीनियर्स भी। और हबीब साहब और ज़ोहरा आपा के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत काम किया उनके साथ, तो वो तो एक गुरु भी है। नया थिएटर में भी रहा हूँ कई साल। बट मुझे कास्टिंग, कुछ लोग हैं जो होता कुछ नहीं मिला तो चलो भाई कास्टिंग कर लेते हैं। मेरा ये, मैं ख़ास तौर से स्पेशल बताना चाहूँगा आपको कि मैंने सोच समझ के कि नहीं, ये मुझे ये करना है। मुझे मज़ा आज भी पहले दिन जैसा ही मज़ा आता है, और मैं अपने काम को बहुत अच्छी तरह से जीता हूँ। तो इसलिए मुझे गाने का, हाँ, कभी कभी लगता है कि उस तरह से यार महफिलें अब नहीं सजती या ऐसा कुछ नहीं होता है, तो लेकिन वैसा कुछ वो ऐसा रंज नहीं है कि भी ऐसा कुछ नहीं। बट कास्टिंग मेरा बहुत दिल के करीब है, और वो हमेशा रहा है और रहेगा भी। हाँ, और चूँकि कास्टिंग डायरेक्शन ने आपको बेशक आकर्षित किया हो, लेकिन उसकी बारीकियों, यहाँ तक कि एक प्राइमर भी आपके सामने नहीं था कि कोई ये बताता कि इस पेशे को अपनाने से पहले ये काम, ये बुनियादी बातें हैं जो तुम्हें सीख लेनी चाहिए, या किसी आदमी के साथ तुमने इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। वो सब भी तो नहीं हुआ, और सीधे आते ही जैसे लगा कि आप उस कास्टिंग डायरेक्शन नाम की नदी में कूद पड़े। तो जो शुरुआती अनुभव है कास्टिंग करते हुए, वो कैसा है? वो शुरुआती अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा, मैं आपको सच बताऊँगा। पहले तो लोग क्या कास्टिंग, अरे ठीक है ना भाई यार, इनको बुला लेते हैं, वो कर लेते हैं, आप क्या। मैं उनको बोलता था कि नहीं, देखिए आप मुझ पर भरोसा करें, पैसे ना दें और मुझे क्रेडिट भी ना दें आप, जो कि नहीं मिलता था उस वक्त। और पैसे तो मतलब ऐसे कि यार ठीक है ना यार, मतलब उस वक्त, और उस ऐसा भी उस नज़र से भी नहीं देखते थे, कुछ और ही लगता था यार इसको क्या गरज है भाई, आप क्यों मतलब पिले पड़े हो आप इनकी तस्वीरें लेके। तो मैं उस वक्त कंप्यूटर भी नया
आया ही था तो उतनी औकात भी नहीं थी कि भी आप एक डेस्कटॉप बड़ा सा ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं। तो थैले भर के, और मैं चूँकि साहित्य का स्टूडेंट रहा हूँ तो कैरेक्टराइजेशन करना और थिएटर बैकग्राउंड रहा इतने सालों के है, तो मैं अड़ जाता था अपनी बात पे कि नहीं ये मेरे ख्याल से ये आपके इस कैरेक्टर के लिए सही है, और पूरा ऐसे मैं टेबल पे बिछा दिया करता था। अब तो आप खोल दिया और दिखा दिया कि ये इस कैरेक्टर के लिए 10 ऑप्शन है, ये। और अगेन मेरा जो थिएटर बैकग्राउंड उससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं सबको निजी तौर पे जानता था, उन सब एक्टर्स को उनके बारे में बता सकता था कि भाई ये यहाँ से हैं, इनका बैकग्राउंड ये है, तो आप इनसे मिल तो लें ना, इन्हें कास्ट कीजिएगा। तो फिर वो धीरे फिर वो ईमानदारी देख के, थोड़ी शिद्दत देख के, यार ये आदमी तो मतलब ठीक है, चलो थोड़ा सा स्पेस मिला, तो उस स्पेस में ये कि प्रूफ करके दिखाया कि नहीं ये है। और वो जितने भी शोज़ किए उस वक्त तो टेलीविज़न से शुरू हुआ था, फिर वो सब हिट भी रहे, कास्टिंग की वजह से हिट रहे, तो सराहा गया काम। पर 1-2 साल थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन उसके बाद सफ़र जो है वो और काफ़ी अच्छा है। मैं आज भी उतने ही मतलब अपने उसको लेके बड़ा खुश हूँ, और अच्छा है मतलब जो भी आप काम करें। पर ये बहुत थका देने वाला काम है, बहुत ही नीरस काम है, और यही है कि सब्र बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि आप डायरेक्टर या एक उसने तो कह दिया कि चलो ठीक है, बाद में कोई भी असिस्टेंट नहीं ठीक तो है लेकिन एक और कुछ देख लेते, तो उन सब चीज़ों को उतना ही पॉजिटिवली लेना, मेरे ख्याल से ये खासियत रही है कि थोड़ा सा समझने की या सहन शक्ति थोड़ी सी ऊपर वाले ने थोड़ी ज़्यादा बख्शी, तो मैं थोड़ा सा टिका रहा। तो इसी टिके रहने वाले मसले को और आगे बढ़ाएंगे, और आगे जाकर आपके क्या अनुभव हुए और अभी क्या चल रहा है इस पर बातें करेंगे। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर जोगी के साथ। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी चरित्र हैं, हमारे कहानी से, हमारे उपन्यास, इन सब चीज़ों से आते हैं। तो आप जितना पढ़ेंगे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर उतना ही आपके लिए अच्छा है। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर जोगी। जोगी जी, आपने कहा कि सब्र एक बड़ी चीज़ थी जो आपके अंदर काफ़ी मात्रा में थी, जिसकी वजह से और अपने फैसलों पर दृढ़ रहने की वजह से फिर धीरे धीरे करके आप कदम ब कदम आगे बढ़ते रहे। कुछ फिल्मों के नाम लीजिए जिनमें ठीक ठीक चरित्र के लिए ठीक ठीक अभिनेता मुहैया कराने या सजेस्ट करने या बताने से आपको भी बहुत संतोष होता है और आपके काम की तारीफ़ होती है। जी, यूँ तो सारी फिल्में ही आप मतलब पसंदीदा हैं, पर कुछ चीज़ें, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि जो आपको सिखा भी देते हैं और कुछ नया पन्ना भी पढ़ा देते हैं। अच्छा, ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इश्किया एक फिल्म थी जिसमें बहुत मज़ा आया मुझे कास्टिंग करने में। नसीर साहब थे, अरशद वारसी, विद्या बालन। तो उसमें जो एक जो लड़का था, शायद आपने फिल्म देखी हो, जो बिहार से था, नंदू उसका नाम था, जो 13-14 साल का लड़का था। तो अभिषेक चौबे जो डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि एक ऐसा जोगी भाई एक ऐसा लड़का चाहिए जो एक्टर ना हो और कमाल हो, यहाँ की जो भाषा में यार मतलब तोड़ू हो, मतलब ऐसा हो। और अब ये तो बड़ा विरोधाभास है कि भाई एक्टर ना हो और बहुत ही कमाल हो। सो बहरहाल मतलब अच्छा लगा कि यार ये था कि मुझे लगा कि अच्छा भी देखते हैं। तो फिर तलाश शुरू की। एक तो वो लड़का बिल्कुल वैसा जो जिसका लालन पालन उन्हीं सब लोगों तमंचों में हुआ हो और बंदूकें देखी हो जिसने बचपन से, जो कि और वो तेवर, वो एटीट्यूड उस लड़के में चाहिए। सो यहाँ बहुत सारे ऑडिशंस किए, नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो फिर वो ऐसी कुछ यारी दोस्ती है थिएटर की, तो पटना में जाके वो लड़का जो है वो मिला हमें, और बिल्कुल वही तेवर आके, मतलब हमारे यहाँ ये सब धोने से पहले वो तमंचा चलाना सीखते हैं भाई, ये डायलॉग था उनका, पहला डायलॉग था। तो वो इतना कमाल, मतलब वो तेवर ऐसे ही था। सुन क्या बे? नाम क्या है तेरा? नंदू। शेर चलेगा मेरे साथ? फटफटी पे ले जाऊंगा। झाड़ू पोछा के बाद
अच्छा सुन, शहर में रेड लाइट एरिया कहाँ है पता तुझे? पैसा लगेगा। मैं कौन सा कटोरा लेके जा रहा हूँ कोठे पे, हैं? अबे सल्फेट, कोठे वाले की नहीं, अपने पैसे की बात कर रहे हैं। चीज़ें कभी कभी हो जाती, मतलब फिर से वही बात कि नहीं, आप हिम्मत ना हारें आप, तो ज़रूर आपको मिलता है। ऐसी शुजीत की पहली फिल्म थी यहाँ, शुजीत के साथ मेरा एसोसिएशन काफ़ी लंबा है क्योंकि वो थिएटर के ज़माने से बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज भी उनकी बहुत सारी फिल्में करता हूँ। उसमें एक छोटी बच्ची थी जो कश्मीर के ऊपर एक कहानी थी, जो गूंगी बहरी और बोल नहीं सकती, वो ऐसा कुछ था। बट वो उस बच्ची ने पहली दफ़ा कैमरा फेस किया था। मुझे वो जम्मू से मैंने उसको ढूंढा था। वहाँ बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप है नटरंग, जहाँ नाटक करते हैं। और फिर उसके बाद तो एक लंबी लंबी फहरिस्त है। मतलब विकी डोनर मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसकी कास्टिंग को लेकर काफ़ी चर्चा रही है। आयुष्मान उसके पहले रोडी में आए थे, एक दो दफ़ा उनको मैंने देखा था किसी प्रोग्राम में। फिर एक मुसलसल सी मुलाकात एक दो बार हुई। फिर उसके बाद मुझे लगा यही लड़का है दिल्ली का। उसके लिए मैंने कोई ऑडिशन नहीं किया था, उस कैरेक्टर के लिए सिर्फ यही था कि ये, मैंने शुजीत को बोला कि नहीं, अपना जो विक्की है वो यही है, यही लड़का है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी। और फिर मद्रास कैफ़े मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा। जो आपको फिल्म बनानी है, मद्रास कैफ़े जो राजीव गांधी असैसिनेशन के ऊपर थी, वही सब। और वहाँ के एक्टर, उनको जो है वो तमिल भी आनी चाहिए और हिंदी भी बोल सकें। आपको मालूम है मद्रास में हिंदी का जो एक लंबा इतिहास रहा वो नहीं, उनका जो एक अपना एक कारण जो भी हो, उसमें खैर हम नहीं जाते। लेकिन वहाँ से एक्टर्स को ढूंढना और फिर उन्हीं के साथ काम करना, वो भाषा की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो 2-2.5 मुझे लगे थे और मुझे बहुत मज़ा आया और वो सब करने में बहुत ही। और फिर उड़ान की एक कास्टिंग है जो मुझे हमेशा, वो दोनों भाइयों का जो है रजत बड़ा और छोटा वाला, उड़ान में वो कास्टिंग बहुत, ये चीज़ें हैं मुझे कभी। अब आप ये देखेंगे जोगी जी के पहले वो जो चरित्र कागज़ पर लिखा हुआ है या जो निर्देशक की परिकल्पना में है, उस वक्त तक तो वो एक बिल्कुल अंधेरे में खोया हुआ चरित्र है। अब उसको करेस्पॉन्ड करता हुआ एक ऐसा अभिनेता चाहिए जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। इसको करते हुए एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास ऐसी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिस वजह से ये दोनों चीज़ें मेल खा जाएं और कागज़ पर लिखा हुआ चरित्र जब पर्दे पर कोई अभिनेता उसको खेले, जब उसको एक्ट करे तो उसे जीवित कर सके। वो हालांकि वो तो अभिनेता का काम है उसे जीवित करेगा, जी। लेकिन अभिनेता इस कैरेक्टर को तभी मिलेगा जब सही कास्टिंग होगी। देखिए, मैं बहुत बढ़िया आपने सवाल ये पूछा है। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जिस वक्त कहानी पढ़ते हैं आप, उसके बाद स्क्रीन प्ले डायलॉग जब होता है तो नरेशन होता है और वो डायरेक्टर अपना, उसके बाद डायरेक्टर का, कास्टिंग डायरेक्टर का एक बात है कि मुझे ये ऐसा ये सभी सी चीज़ें चाहिए, जो अपना वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, भाई मेरा ये प्रेफरेंस है, इस तरह से मैं चाहता हूँ ये कैरेक्टर ऐसा हो। अब चूँकि आप पहली बारी उन सब कैरेक्टर्स को, उन सब चरित्रों को आप जी रहे हैं, पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते, या डायरेक्टर जो आपको बता रहे हैं, सो उसके लिए काबिलियत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आपको सबसे पहले वो महसूसियत एक होनी चाहिए एज एन एक्टर, कि उस चीज़ को आप महसूस कर सकें कि हाँ ये इस तरह का कैरेक्टर। और फिर आप लिटरेचर से भी वाबस्ता होने चाहिए कि आपने पढ़ा हो। अब आपका पढ़ा लिखा होना इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझ सकें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे नहीं वो चीज़ों को नहीं समझते, मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। चूँकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी चरित्र हैं, हमारे कहानी से, हमारे उपन्यास, इन सब चीज़ों से आते हैं। तो आप जितना पढ़ेंगे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और अगरचे आप अच्छे एक्टर हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों को आप आत्मसात करते हैं कि उन कैरेक्टर्स को मैं जीता हूँ, ये मेरा काम करने का तरीका, अच्छा ये है, अच्छा ये भूख ये होती है। अगर आपने बूढ़ी का कि आपने पढ़ा हो प्रेमचंद का कि भूख इसको बोलते हैं, या ऐसा रस है कि दादी महमद ईदगाह आपने पढ़ी हो कि ये मेरे बच्चे का सब लोग, तो उस चीज़ को आप उस बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर सकते हैं कि ये जो दर्द है। और इस एक्टर को आप पर्सनली जानते हैं
कि मेरे ख्याल से वो उनका काम आपने देखा होता कि ये वो एक्टर जो हैं या वो एक्ट्रेस जो हैं इस किरदार को अच्छी तरह से निभा पाएंगे या निभा पाएंगी। तो मेरे ख्याल से वो उसके लिए बहुत ही आपका खुद भी उतना ही अच्छा अभिनेता होना, उतना ही अच्छा चीज़ों को समझना बहुत 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 ज़रूरी है। हाँ, मेरा ख्याल है आपने एक और अच्छी चीज़ जोड़ी इसमें कि अभिनेता होना भी ठीक है कि चरित्रों को जितना ज़्यादा आप समाज से और साहित्य से आप इन्फ्लुएंस उसका ड्रॉ कर पाते हैं वो तो आपका अपनी समृद्धि के लिए है ही, लेकिन अगर किसी चरित्र को करने के लिए अभिनेता चाहता है कि उसे ये बताया जाए कि वो कैसा चरित्र है तो आप उसे करके भी दिखा दें, तो मेरा ख्याल है आप ऐसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको जो चाहिए आप उसको बता रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप देखो भी मुझे कॉपी करो, नहीं, वो चीज़ चूँकि मुझे डायरेक्टर्स की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है, वो चाह रहा है कि ऐसा हो, तो मैं उस चीज़ को करके बताता हूँ एज एन एक्टर, क्योंकि मेरे अंदर एक एक्टर है, मैं उसको बताता हूँ। उसके बाद अगर वो 19 भी कर रहे हैं सो उसके बाद फिर मैं 2 बार 3 बार मैं थकूंगा नहीं, मुझे लगेगा कि मुझे इतना मिल रहा है तो क्यों ना मैं मेहनत करके, अगरचे आप अच्छे एक्टर नहीं होंगे तो आप नई चीज़ों को वो कर सकते हैं, फिर वो सतही तौर पे उथला सा ऐसे रहेगा, फिर वो नाम का फिर वो चीज़ें उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती, और फिर जितना अच्छा होगा उतना ही आगे वही एक्टर जो है वो फिर पूरी उसकी जर्नी है, यात्रा है पूरी फिल्म में जो उसको उस चरित्र को जीना है, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहता है। और ये सब कुछ हो रहा होता है उस स्टेज पर जबकि आप ऑडिशन लेकर ये तय कर रहे होते हैं कि बहुत सारे उसके लिए संभावित अभिनेता आपने बुलाए किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, जिसमें आप श्योर हो जाना चाहते हैं कि इस कैरेक्टर की जितनी तरह के शेड्स और रेंजेस आगे आने वाले हैं पूरे स्क्रीन प्ले में, उन सब के साथ वो न्याय कर सकेगा, और ये सब कुछ ऑडिशन के वक्त होता है। जी, ऑडिशन के वक्त होता है। फिर एक मुलाकात बहुत बहुत ज़रूरी थी, अब बातचीत करके, ऑडिशन से पहले बातचीत करना। मतलब मैं नए लोगों से हमेशा मिलता हूँ, मेरी भूख है, अच्छे एक्टर मेरी भूख है, मेरा काम है वो, तो मैं हमेशा मिलता हूँ। लोग पता नहीं क्यों नहीं मिलते, वो अलग विषय है बात करने का, या क्यों उनको वक्त नहीं देते। मैं हमेशा मिलता हूँ, चाहे वो 10 दिन में हो चाहे 15 दिन में हो, देर सवेर ज़रूर मिलता हूँ। मिल के बात करके बहुत कुछ चीज़ें, जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो आप बहुत बहुत मज़ा आता है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाती हैं। फिर वो ऑडिशन करना आपके लिए कि ये सही है, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, तो वो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं, और फिर एक थोड़ा सा गिव एंड टेक स्पेस भी एक दूसरे का मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, नए लोगों से आप नहीं मिलेंगे, नहीं करेंगे तो आखिर यही इन्हीं लोगों में से तो लोग आगे आएंगे या बढ़ेंगे। सब लोग करके आ रहे हैं, कोई किसी संस्थान से है, कोई एमेच्योर थिएटर से है, कोई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से है, कोई भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी से, FTI से, वो सारे लोग हैं। तो मैं पहले थोड़ा बात करता हूँ, उसके बाद ऑडिशन का जो सिलसिला है वो, और बहुत इत्मीनान के साथ करता हूँ। बिल्कुल नहीं कि एक दिन में पूरा रेलम पेले, नहीं, 2 या 3 ऑडिशन फिल्म्स के आराम के साथ, इत्मीनान के साथ। जोगी जी, आपकी इस जो आपका व्यवसाय है, जो आपका पेशा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, और आपसे बात करके ही इसको समझने की मैं कोशिश कर पा रहा हूँ, और हमारे दर्शक भी शायद इस बात को समझने की कोशिश कर पा रहे होंगे कि आखिरकार जब क्रेडिट रोल में एक्टर एक्ट्रेस के नाम देखने को मिलते हैं तो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर का कितना बड़ा रोल होता है। बातों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं कास्टिंग डायरेक्टर जोगी के साथ। ये सपनों की नगरी है, हमारे लिए थोड़ी है, दूसरों के लिए है। अब सपने देखना अच्छी बात है, दूसरों के भी सपनों को पूरा करें तो क्या बात है। स्वागत है एक बार फिर से, प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आप हैं आज जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर जोगी के साथ। जोगी जी, आपने कहा कि बेशक अपने करियर में इस वक्त आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आप कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे लोगों से मिलने का अपना वो जो पुराना क्रम है वो नहीं छोड़ते। जबकि हर प्रोफेशन में जब आप एक थोड़े कंफर्टेबल कन्वीनियंट स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर एक एरोगेंस आ जाता है, और ये बात मैं सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स से पूछता हूँ कि ये एक चीज़ आपको बहुत सेंस ऑफ पावर देती है कि आपके इर्द गिर्द हमेशा 200-300 लोग आपका फ़ोन नंबर लेकर और आपके ऑफिस के दरवाजे पर चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि आखिरकार ये सपनों की दुनिया है जिसमें हर कोई चाहता है कि उसे मौका मिले। जी। तो
जब ये सब आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके कंधों पर हैं और दूसरी तरफ आपका पेशा आपको कहता है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, तो दोनों के बीच तालमेल आप कैसे बैठाते हैं? मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। जब थिएटर शुरू हो रहा था तो उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके व्यक्तित्व से, उनकी पर्सनालिटी से, और उन इतने बड़े लाइक हबीब साहब, इतने बड़े डायरेक्टर, उसके बाद भी उनका उसी प्यार के साथ बात करना या किसी से भी बात कर लेना, वो होता ना कि जितना फल लगता है वृक्ष पे उतना ही वो मतलब झुकता है। वो ये चीज़ें वो तभी से सीखी। और मेरी किस्मत अच्छी थी, इसे कहें खुशकिस्मती के ऐसे लोगों का जमावड़ा, मैं उनके बीच में जो पला बड़ा ऐसे हुआ, तो उसे उस तरह के संस्कार कह लीजिए, या मेरी मनस्थिति ऐसी है कि मैं वैसा नहीं चाह के भी नहीं हो सकता, चाहे घर के भी कुछ हों और दोस्तों यार में वही सब फक्कड़, वही सब घुमक्कड़ी, उसी तरह का सब। अब वो क्या मैं समझता हूँ वो मोमेंट्री है सर, वो क्षणिक है। वो कभी कभी क्या है कि पल थोड़े से लंबे हो जाते हैं, अदरवाइज आदमी तो वैसे ही रहता है। तो वो एक खोल है खामा खा का बनाया हुआ, जो कि वो उस व्यक्ति विशेष को जो भी इन चीज़ों में बिलीव करता है उसे अच्छी तरह पता होता है ये सब बेकार है, ये सब नकली है, वो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आप मसरूफ़ हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं या जो पहली बार भी मिल रहे हैं, उसको आप अगर बोल देंगे ना प्यार से कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ यार अगले हफ्ते, वो कभी बुरा नहीं मानेगा। उसको मालूम है कि यार ये बंदा सही कह रहा है, तो फिर क्यों कर आप ऐसा सब करते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अभी पता नहीं, मैं तो खैर अपने काम को ही मैं जानता हूँ, काम किया उसके बाद मेरा घर परिवार वो सब चीज़ें हैं, बट लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्हीं से आपका वर्चस्व है, इनके बगैर आप कुछ भी नहीं है, इन्हीं को साथ लेके चलिएगा तो यही आपकी पूंजी है, ये आपकी कमाई है। अब वो 4 लोग जिनके साथ आप घूम रहे हैं सपोज, तो वो तो सूरज तो उगता ढलता है, वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अंततोगत्वा इन्हीं में से लोग आएंगे ना, वही सब करेंगे। तो खैर ये अपनी अपनी सोच की बात है। मैं बहुत अच्छी तरह से सामंजस्य वो उनका कर पाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है हमेशा नए लोगों के साथ मिलकर काम करने का। बहुत आप अगर मेरी सारी फिल्में देखें 2-3 लोग तो नए होते ही हैं, और ये अच्छी है कि बात है कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मान लेते हैं बात को, यार नहीं सही कह रहे हो तो ठीक है। तो खैर उनको सद्बुद्धि दे ऊपर वाला, जो ऐसी चीज़ों में बिलीव करते हैं यार, मेरे ख्याल से वक्त देना चाहिए, मिलना चाहिए, सब लोगों से मिलना चाहिए। वो भी कुछ आशा लेके आए, हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर हमको ये सौंप दी गई है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन सब जितने भी बच्चियाँ आते हैं उनको सही राह पे और सही तरीके से उनको टैगल करें, ना कि किसी और रास्ते डाल दें या यूँ ही खामा उनको टहलाते रहें, बुलाते रहें। वो सब करते हैं कि बाहर लगा के प्लीज़ अपना मेल कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, वो तो सब चीज़ें चलती हैं, वो ज़रूरी भी है। आप दिन में कितनों से मिलेंगे, लेकिन जब भी वक्त मिले आप ज़रूर मिलिए। हर किसी की परेशानी पता नहीं कौन कहाँ से, और हम ही रास्ते बंद कर देंगे तो सब फिर तो बेकार है, कोई मतलब नहीं। तो ये सपनों की नगरी है, हमारे लिए थोड़ी है, दूसरों के लिए है। अब सपने देखना अच्छी बात है, दूसरों के भी सपनों को पूरा करें तो क्या बात है। मैं थोड़ा सा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ सर, मुझे इसलिए अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये हम समझते हैं कि जितने भी जो एस्पायरेंट्स हैं एक्टिंग के, वो आपकी इस बात को सुनकर उनको बहुत मनोबल उनका बढ़ेगा। ये कहिए कि दिल्ली जैसी जगह से जहाँ पर अभी आप ये कुछ गाना और कुछ थिएटर करते हुए, वहाँ से और आज की स्थिति में एक काफ़ी बड़ा जंप, या कहिए कि वो यात्रा बहुत लंबी पूरी हो चुकी है। और तब आपको यहाँ की दुनिया में, जो कि ग्लिटर और ग्लैमर की दुनिया है, उसमें जो इस्टेब्लिश्ड बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनसे लेकर बिल्कुल नो आइस नए आए हुए जो इच्छुक हैं, उन तक से मिलने का मौका मिलता है। पहले तो बताइए कि ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं और जो स्टार्स हैं, उनकी ज़िंदगियों को नज़दीक से देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन होता है? वो जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है उनके साथ रहने का या ज़्यादा बात करने का। जब भी आप काम करते हैं, शूटिंग जब होता है, तो जब आप सेट पे चले गए या उसके पहले कभी वर्कशॉप करने का मौका मिलता है
कि चूँकि एक्टर हूँ तो कई बारी वर्कशॉप भी दे दी जाती है कि प्लीज़ इन एक्टर के साथ करिए, तो वो बड़े बड़े स्टार्स भी आते हैं वर्कशॉप में करते हैं, थोड़ी बात होती है, लेकिन सब सहज है। कोई ऐसा नहीं है वो कि भाई आप बहुत ज़्यादा, चूँकि उनके वो स्टार्स हैं तो उन लिमिटेशंस भी हैं, वो हमारी तरह ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते या ज़्यादा, वो उनको भी मालूम है कितनी बात करनी है कितनी बात नहीं करनी है। लेकिन मेरा जितना भी मेरा सफ़र उनके साथ रहा है, जितने भी लोग हैं, बहुत अच्छा रहा है और सब स्पेस देते हैं, बात करते हैं, उतनी अच्छे से बात करते हैं, उतने अच्छे से रिहर्सल करते हैं। लाइक अभी लेटेस्ट फिल्म हमारी पीकू, बच्चन साहब जितनी बार बोलो उतनी बार रिहर्सल करते हैं। और वो नए कोई भी नया एक्टर है उसके साथ वो पहले बुलाएंगे, चलो भाई रिहर्सल कर लो। उनको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं इतना बड़ा स्टार हूँ तो मैं छोटा हो जाऊँगा, उनकी सोच में भी नहीं दिखता है। हमेशा वो करते हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है सबके साथ, बहुत ही सहजता के साथ। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई वैसे परेशानी होती है कि भाई पर्सनल किसी की कुछ दिक्कत है, कुछ ऐसा है, वो अलग बात होती है शूटिंग के दौरान, बट ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बहुत बुरा अनुभव रहा, बहुत अच्छा। सभी लोगों जितने भी स्टार्स रहे हैं। इस सवाल को मैं थोड़ा रिफ्रेज करके पूछता हूँ, प्लीज़, क्योंकि अभी उसका जवाब नहीं मिला जो मैं जानना चाहता हूँ। आपका एक ख़ास तरह का पेशा और एक ख़ास तरह की लाइफस्टाइल आपको कई तरह के फिज़िकल और इमोशनल प्रेशर्स और डिसऑर्डर्स के घेरे में लेता जाता है। एक ख़ास तरह का मतलब जिसमें समयबद्धता कोई जीवन की नहीं होती, उसमें रात और दिन और मतलब वर्क स्ट्रेस और डेडलाइन मीट करना, और एक समय के बाद अगर आपको फ्रीक्वेंटली काम ना मिल रहा हो तो एक तरह का अकेलापन, ये सारी चीज़ों को चूँकि आप नज़दीक से देख रहे हैं, इस पर कुछ कहिए अगर आपके पास कुछ कहने को हो तो। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा मैं फिर से शुरू करूँगा। मैंने कहा कि मुझ में सब्र है, और ये यकीनन आपने बिल्कुल सच कहा कि बहुत प्रेशर होता है और बहुत स्ट्रेस होता है, जिसमें आप खाना नहीं खा पा रहे हैं और आप बच्चों से ठीक से अपने घर परिवार में बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको वो डेडलाइन आ गई, आप और चीज़ें कई बार किन्हीं वजहों से चीज़ें नहीं हो पाती हैं और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्टर कह रहे नहीं यार, कहीं कोई चीज़ ऐसे फंस जाती है। लेकिन वो ये अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री की कि लोग चाहे देर से सही एक दूसरे को समझ लेते हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, और जहाँ आपका अच्छा एक गिव एंड टेक होता है लोगों के साथ, तो चाहे वो डायरेक्टर हों प्रोड्यूसर हों, समझ लेते हैं। कुछ दिनों में वो या कुछ देर के बाद, थोड़ा वक्त लगता है, चीज़ें संभल जाती हैं, सुधर जाती हैं चीज़ें कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे हो गई। तो वो स्ट्रेस तो रहता है उसमें, ऐसा नहीं कि बहुत आराम से चीज़ें हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा ये अलग तरह का है, इसमें आराम नहीं है। आपको रात भर भी, आप दिन भर सुबह 7 बजे भी, किसी का शिफ्ट है यार मैं 7 बजे, मैं रात को 12 बजे तक शूट कर रहा हूँ, यहीं आके मिलना पड़ेगा। अगर हमको कुछ करना है तो वहीं जाके कैमरा ले जाके जाना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को परे रख के, उनको सब कर के। काम हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वप्रथम काम है, उसके अलावा कुछ नहीं। बस स्ट्रेस है, और मेरा ये मानना अगर मतलब स्ट्रेस नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता, तो जिसमें मज़ा ना है वो काम करने में मज़ा भी नहीं है, आपको आनंद भी उसी में आता है। तो अपनी अपनी तरबियत की बात है। मैं थोड़ा ऐसे इस तरह से सोचता हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है, स्ट्रेस लेना भी अच्छा लगता है मुझे, कोई बात नहीं, मतलब चैलेंज लेना अच्छा लगता है। लाइक मद्रास कैफ़े मेरे लिए चैलेंज था सर, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। वो एक यूजुअल कास्टिंग नहीं थी, उसमें सारे चेहरे, जॉन को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था कि जो आप रोज़मर्रा आप कहीं ना कहीं देखते हो। तो वो स्ट्रेस था सबसे बड़ा। और उसी तरह जो नए एक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो दौर अब धीरे धीरे कम हो गया, हमारे ऊपर एक ग्रीड और बाज़ार और कंज्यूमरिज्म का जो एक हमला है, वो अब से 20 साल 30 साल पहले जितनी धीरे धीरे धैर्य के साथ संघर्ष आप लोगों ने किया या आपके साथियों ने किया, आज उसके लिए एक्टर्स भी खुद तैयार नहीं होते हैं, उन्हें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है। बिल्कुल सवाल आखिरी की तरफ का सवाल करते हुए मैं फिर एक बार आपके दोस्त यशपाल शर्मा की उस बात को याद करूंगा, जिसमें वो अपने एक ऑडिशन के लिए जब पहुंचे तो वो पूरी तरह भीगे हुए थे, पैंट और शर्ट उनका सब भीगा हुआ था, और वो कैमरे के सामने जाने से पहले उन्होंने दोनों कपड़ों को उतारा और निचोड़ा और झाड़ के पहना और वो उस ऑडिशन में पहुंचे।
तो इस तरह की धीरज और इस तरह की कठिनाइयों को झेल पाना भी नए एक्टरों के लिए कुछ मुश्किल है, क्या आपका अनुभव कहता है इसमें? जी, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई। उस वक्त था कि आप निर्धारित करते थे कि नहीं मुझे करना है, हठी स्वभाव, पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ मैं, सकारात्मक रूप में, कि नहीं हट। जैसे जितना मैं यशपाल को जानता हूँ, वो जब रेपेट्री में थे, नसीर रेपेट्री में, कि उनको लगता था कि मुझे ये जो मेन रोल है मैं ही करूँगा। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो वो हठी स्वभाव एक होना बहुत उस वक्त बहुत कमाल की बात थी कि नहीं मुझे करना है, ये मैं करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसमें ये नहीं कि है अब ये ऐसा लग रहा है तो मैं कैसा लग रहा हूँ, नहीं। आज क्या है तो एक बटन दबाइए, हर चीज़ आपके सामने है, आते ही आपने पता कर लिया ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, आपने किया, चलिए आप जाइए। उनमें से सारे नहीं है, लेकिन बहुत आयत में है कि यार बहुत जल्दबाजी है, और जो ठहर गया, थोड़ा पेशेंस से थोड़ा ठहर गया मिलने के लिए या कुछ हो गया, एकदम से वो राय बना लेते हैं कि अच्छा ये यार ये मिल नहीं रहा, हटो। बोले थोड़ा सा आज का नौजवान इस तरह से बहुत जल्दबाजी में सोचता है। तो मेरी उन सब के लिए ये सलाह है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, बिल्कुल धैर्य रखें, और चीज़ें होंगी, और अपने आप को संवारें, अपने आप को ठीक करें एज एन एक्टर, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको सिखा नहीं सकता। वो पहले का ज़माना तो है नहीं कि भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम हीरो बन सकते हो यार, आपने ट्रेन पकड़ी आ गए। आजकल तो वो है नहीं। अब इतने सारे, एक तो वैसे इंस्टीट्यूट हैं, दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट इतने सारे हैं कि सब लोग तैयार होके ही आते हैं, लेकिन थोड़ी सी धैर्य की कमी है। तो उनके लिए सलाह कि वो बहुत ही आराम से अपना चीज़ों को चुनें, और जो भी है अच्छी तरह से मतलब आगे बढ़ें, और सबके लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से, तो मेरी तरफ से भरपूर शुभकामनाएं सबके लिए। और बिल्कुल आखिर में बताइए कि हिंदी फिल्मों में कास्टिंग करने के अलावा वो और कौन से नेशनल इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं जो आपके पास, जिनको लेकर आप भी थोड़ा खुश हो लेते हैं और सबको बताते हैं कि मतलब हाँ अब इस बार ये वाला काम किया और ये कुछ और आया है? अब तक तो सारी हिंदी फिल्में ही की हैं, और चुनिंदा की हैं, अच्छी की हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस हैं यार। मैं इस तरह से सोचता हूँ चीज़ों को। स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं करता हूँ। बहुत पहले एक फ़िल्म की थी पार्टीशन, जो कैनेडियन कुछ था। अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ, बड़ी फ़िल्म है। इस वक्त बता पाना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा प्रोटोकॉल है उनकी तरफ से, पर आगे वक्त आएगा तो आप समझ जाएंगे। काफ़ी बड़ी फ़िल्म है, और वो बाहर की फ़िल्म है, इंटरनेशनल फ़िल्म है। तो इंशाल्लाह वो अच्छी होगी फ़िल्म, और सब लोग देखेंगे और काम की भी तारीफ़ करेंगे, जैसा प्यार हमेशा देते रहें लोग। इंशाल्लाह ऐसा ही हो, हम ये उम्मीद करते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोगी जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी सारी अपने प्रोफेशन की बारीकियों को हमारे साथ डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर जोगी। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।